So we have learned so far that how we can calculate the annual value of the house property. Now we will learn about what all are the deductions which are allowed from the house property's annual value. So these deductions are specified under section 24. So there are following two deductions which are available. Section 24A standard deduction and section 24B interest on borrowed capital. इसका मतलब जो भी हमारा NAV है उसमें से ये दो डिडक्शंस हमारी अलाउड है. ठीक है, यहां तक तो वी हैव लर्न कि हमें कैसे NAV निकालना है. उसके बाद ये डिडक्शंस हैं जो कि स्पेसिफाइड है अंडर सेक्शन 24 और आपको स्पेसिफिकली लिखना भी है. दैट इज सेक्शन 24 क्लॉज ए स्टैंडर्ड डिडक्शन, सेक्शन 24B इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. नाउ दिस इज योर टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम. अभी तक हम क्या निकाल रहे थे कि हमें हाउस प्रॉपर्टी की टोटल इनकम कैसे कितनी जनरेट हुई है वो हमें कैलकुलेट करनी होती थी. अभी तक हमने सिर्फ एनुअल वैल्यू लर्न किया है कि हम कैसे निकाल सकते हैं. अब हम प्रॉपर हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं वो करना है. तो उसके लिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि कौन कौन सी डिडक्शंस हमारे लॉ में अलाउड है, इनकम टैक्स लॉ में. ठीक है, एक तो है स्टैंडर्ड डिडक्शन और एक है इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल. So standard deduction is 30% of the NAV irrespective of any expenditure incurred by the taxpayer. Irrespective. इसका मतलब चाहे कितना भी खर्चा लगा हो ओनर का, सिर्फ 30% NAV अलाउड है, चाहे उसका इतना लगा हो चाहे उसका इतना ना लगा हो. दिस इज अ स्टैंडर्ड डिडक्शन, दिस इज अ फ्लैट डिडक्शन कि आपका NAV कैलकुलेट होते ही सीधा लिखना है सेक्शन 24A स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट 30% और सीधा सीधा देना है. बाकी सारी बातों को आपको इग्नोर करना है. ठीक है, कि उसने कितना एक्सपेंस लगाया है. So in simple language, this standard deduction is allowed due to various reasons. That is, the owner might incur expense on repairs and maintenance of the house property, and there are other kind of expenses that they incur while maintaining their house property. So ये इसीलिए होता है कि इतना लगता है तो 30% तक गवर्नमेंट कहती है कि हम अलाउ कर देते हैं, आपकी इनकम रिड्यूस हो जाएगी. बट हमें एक्चुअल एक्सपेंसेस हमेशा इग्नोर करने हैं. अगर किसी भी क्वेश्चन में लिखा है कि इतना खर्चा लगा था, दैट इज कंप्लीटली इररेलेवेंट इंफॉर्मेशन बिकॉज वी कैन नॉट यूज इट. ठीक है, सो स्टैंडर्ड रेट लगता है 30% का और ये फिक्स्ड रेट है 30%. ठीक है, so suppose this is the question we have. Mr. X has rent out his property, just a minute, at the rate of rupees 10,000 per month, whereas the expected rent is rupees 1 lakh per annum. मतलब सीधा सीधा ना expected rent दिया हुआ है. ठीक है, expected rent और ये हमारा actual rent है. The property is vacant for 2 months and is let out for the remaining 10 months. Expenses on repair and maintenance is 19,000 and 10,000 is paid as fire insurance premium for the property. Completely irrelevant information. चाहे कितना भी खर्चा लगा हो ओनर का हमें देखना ही नहीं है क्योंकि हमें 30% सीधा स्टैंडर्ड डिडक्शन देनी है. Calculate HP income assuming that municipal taxes are rupees 18,000 out of which 5,000 are paid. So इसका मतलब खाली 5,000 को हमें कंसिडर करना है बिकॉज दिस इज द ओनली वन विच इज पेड. पूरा 18,000 हमें कंसिडर नहीं करना है. ठीक है, आप सबसे पहले बताओ ये कौन से सिनेरियो में फिट हो रहा है पूरा क्वेश्चन, कौन सा सिनेरियो इसमें एप्लीकेबल है. That it was vacant for some part of the year and it was let out for some part of the year, right? तो इसमें loss due to vacancy concept आएगा क्योंकि इसमें vacant word है. तो लॉस ड्यू टू वैकेंसी आएगा. इसका मतलब एक्सपेक्टेड रेंट को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रीजनेबल रेंट में. उसके बाद कंपेयर इट विद एक्चुअल रेंट एंड व्हाटसोएवर हैव द हायर वैल्यू दैट विल बी योर GAV. ओके, सो देखो एक्सपेक्टेड रेंट कितना है आपका 1 लाख. ठीक है, और आपका लॉस ड्यू टू वैकेंसी कितना
कितना है बताओ जल्दी? 20,000. Yes, it is 20,000. That is 10,000 into 2. So I am writing 20k. So आपका reasonable rent आ गया 80k. अब actual rent बताओ. This is reasonable rent. 120. 1,20,000. 10,000 into 10 हुआ ना बेटा? 2 months it was vacant. 10,000 into 10 1 lakh. आप एक्चुअल रेंट रिसीव्ड और रिसीवेबल लोगे ना, इसको इंटू 12 थोड़ी करोगे. 2 महीने के लिए तो इट वाज वेकेंट, आपको मिले थोड़ी है 2 महीने के पैसे. तो इट वाज 1 लाख. 10,000 into 10. इसका हायर इज 1 lakh. 1 lakh. So 1 lakh is your GAV minus 5,000. 5,000. So आपका NAV कितना आया है? 95. 95,000. और इसमें से आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन कितनी मिलेगी? एट द रेट 30%. 30%. तो आप इसको 30% कैलकुलेट करना, जो भी अमाउंट आएगा उसको रिड्यूस कर देना, आपका NAV आ जाएगा. इट इज कमिंग आउट टू बी 28,500. अभी हमने ये अभी किया नहीं है. जो यस बेटा. हमें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन करना है, मतलब 30% से? सब में इट इज स्टैंडर्ड. जहां पे भी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम आ रही है वहीं पे स्टैंडर्ड डिडक्शन लगेगा. जहां पे भी NAV आ रहा है, अगर NAV आपका नील है, अगर आपका NAV नील है तो स्टैंडर्ड डिडक्शन ऑफ 30% ऑन नील विल आल्सो बी नील, राइट? तो स्टैंडर्ड डिडक्शन हर एक में लगाना है. इट इज अ फ्लैट डिडक्शन. ये सब में लगाना है, हर सिनेरियो में लगाना है ये. ठीक है. जब भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे सारे स्टेप्स होंगे. NAV के बाद ये दोनों डिडक्शंस भी लिखी जाएंगे और उसके बाद आपका टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी लिखा जाएगा. ये प्रॉपर फॉर्मेट है. After getting NAV, we have to deduct standard deduction. Yes, because your answer is this. अभी तक हमने खाली एनुअल वैल्यू सीखा है, बट आपका मेन आंसर ये है कि आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम देख रहे हैं ना हम, कि हमें हाउस प्रॉपर्टी से कितनी इनकम आ रही है. दिस इज द सेकंड हेड ऑफ आवर ग्रॉस टोटल इनकम. सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, कैपिटल गेन्स, अदर सोर्सेज, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशंस. दीज आर 5 हेड्स. इन सारे 5 हेड्स की हमें इंडिविजुअल टोटल इनकम निकालनी है. तो अभी हम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकाल रहे हैं एक असेसी की, कि हाउस प्रॉपर्टी अगर उसके पास है तो उसकी कितनी इनकम होगी. ठीक है. नेक्स्ट पे चले. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so next, this is very important deductions, that is interest on borrowed capital. ठीक है. So section 24B of Income Tax Act allows deduction of interest on home loans from the taxable income. Such loans should be taken for purchase or construction or repair or reconstruction. इन चारों पर्पस में से अगर किसी भी पर्पस के लिए कोई लोन लिया है तो उसका जो इंटरेस्ट पे करता है ओनर, वो अलाउड है एज अ डिडक्शन अंडर सेक्शन 24B. ठीक है. कौन कौन से है? परचेज, कंस्ट्रक्शन, रिपेयर या फिर रिकंस्ट्रक्शन, मतलब फिर से तोड़ के बनाना अपने घर को. तो इसके लिए अगर लोन लिया हुआ है और उसके आप इंटरेस्ट पे करते हो तो वो इंटरेस्ट अलाउड है रिड्यूस होना. Such deduction is allowed on accrual basis and not on paid basis. ये आपका completely accrual basis पे चलेगा इंटरेस्ट वाला कंसेप्ट. So the interest payable for the year is allowed as deduction whether such interest is actually paid or not. तो अभी तक हाउस प्रॉपर्टी इनकम में हमने ये लर्न किया है कि म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बेसिस पे होते हैं सब्ट्रैक्ट, और जो इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल है ये हमेशा अक्रूवल बेसिस पे, मतलब जितना बनता है वो अलाउड है. ठीक है. भले ही उसने पे किया हो चाहे ना पे किया हो, वो अफोर्ड कर भी नहीं सकता ना पे करना, क्योंकि सबको पता है बहुत पेनल्टीज लगती हैं अगर आप लोन की EMI नहीं भरते हो तो. तो गवर्नमेंट इज नॉट बॉदर्ड वेदर द असेसी हैज पेड इट और नॉट,
Interest will always be allowed as a deduction on accrual basis. Deduction can be claimed for 2 or more housing loans, and deduction can also be claimed for 2 or more houses. ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक हाउस के लिए डिडक्शन, सपोज के 4 हाउसेस थे, एक पे लोन लिया था तो एक पे ही मिलेगी. ठीक है, अगर चारों के लिए लिया है तो उस पे भी मिलेगी उसको डिडक्शन. सिमिलरली ऐसा नहीं है उसने अगर 3 लोन लिए हुए हैं तो तीनों पे मिलेगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही हाउसिंग लोन पे मिलेगी. ठीक है, डेफिनेटली आपकी मैक्सिमम लिमिट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे कि कितना एक को अलाउड है, बट अभी के लिए इट इज क्लियर कि देयर इज नो लिमिटेशन ऑन द नंबर ऑफ हाउसिंग लोन्स और ऑन द नंबर ऑफ हाउसेस. ठीक है, आप कितने भी हाउसेस पे ले सकते हो, कितने भी हाउसिंग लोन ले सकते हो आप. For claiming deductions under this section, person must be the owner of the house property and the loan should be in his name. ठीक है, जब भी आप किसी हाउसिंग लोन लेते हो, कोई भी अपने होम के लिए लोन लेते हो, तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट ऑल द पेपर्स शुड बी इन योर नेम. ठीक है, यू शुड बी द ओनर, और जो लोन लोगे आप दैट शुड ऑल्सो बी इन योर नेम, ऑन योर नेम ओनली. ठीक है, नेक्स्ट, इफ एनी ब्राइब, brokerage, commission or the like charges has been paid or expenditure has been incurred on obtaining the loan, such amount is not allowed as deduction. So अगर आप कोई भी unfair practice follow करते हो, आप कोई bribe, brokerage, commission या कोई भी kind of charges pay करते हो लोन लेने के लिए, वो कुछ भी reduce नहीं होगा. It is not allowed as deduction. Clear? मतलब सारे अनफेयर जो भी आपके चार्जेस है वो नहीं अलाउड. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ठीक है, नेक्स्ट इज द टाइप ऑफ लोन फॉर विच डिडक्शन इज अलाउड. The deduction shall be allowed irrespective of the nature of the loan. It could be a housing loan or a personal loan from any person or institution. Person matlab friends or relatives or institution. But the loan should be used for the purpose of construction or purchase or repair or reconstruction of the house. ठीक है, सो नेचर पे एम्फेसिस नहीं है. चाहे आपने बोरोड कैपिटल अपने फ्रेंड से ली हो, चाहे रिलेटिव से ली हो, अपना घर बनाने के लिए, अगर आप उस पे इंटरेस्ट पे कर रहे हो तो वो अलाउड है यहाँ पे रिड्यूस होना. ठीक है, उसके लिए डेफिनेटली यू हैव टू शो द प्रूफ टू द इनकम टैक्स अथॉरिटीज दैट यू आर कॉन्स्टेंटली पेइंग इंटरेस्ट टू योर फ्रेंड और टू योर रिलेटिव. मतलब अगर इंटरेस्ट पे कर रहे हो ना आप, चाहे आपने किसी से भी लोन लिया हो बट लिया अपने घर के लिए है, तो वो अलाउड है. इफ अ पर्सन इंस्टेड ऑफ रेजिंग अ लोन फ्रॉम अ थर्ड पार्टी pays sale price to the seller in installments along with interest, then such interest is also allowable. इसका मतलब आपने लोन नहीं लिया है, आपने किसी से पैसे लिए हैं, बट अब आप उसको इंस्टॉलमेंट में पे कर रहे हो. ठीक है, आपने सपोज 50 लाख किसी से ले लिए और आपने बोला मैं हर महीने आपको 1 लाख रुपीस दूंगा, और जो टोटल आपका पड़ेगा सपोज 10 इयर्स का था और सपोज आपको 60 लाख या 70 लाख समथिंग का पड़ेगा. तो इसका मतलब हर मंथली जो आप उसको 1 लाख दे रहे हो उसमें जो भी इंटरेस्ट कंपोनेंट होगा वो अलाउड होगा. ठीक है, इंटरेस्ट as a deduction under section 24B. ठीक है, so any kind of installment which incorporates the interest also, so interest allowed. If new loan or fresh loan is taken to pay back the whole loan, then interest on such new loan is also allowed as deduction. मतलब आपका कोई होम लोन था, वो चल रहा था और उसी को पूरा करने के लिए आपने एक और लोन लिया है, आपसे वो पूरा नहीं हो पा रहा है और ड्यू टू एनी अदर रीजन
आपको एक और लोन लेना पड़ रहा है, अपने पुराने लोन और नए को दोनों को खत्म करने के लिए आपने एक नया लोन ले लिया। सो उस नए लोन में भी जो भी इंटरेस्ट है वो अलाउड होंगे रिड्यूस होना, ठीक है। उसके बाद इफ लेंडर हैज चार्ज सम पेनल्टी फॉर नॉन पेमेंट ऑफ लोन और फॉर लेट पेमेंट ऑफ लोन देन इट इज नॉट अलाउड। मतलब गवर्नमेंट पेनल्टीज या अनफेयर प्रैक्टिसेस को नहीं टॉलरेट करती है। तो अगर कोई पेनल्टी हो रही है, आप लेट पे कर रहे हो या आप पे ही नहीं कर रहे हो, तो वो सारी पेनल्टीज इस इंटरेस्ट में नहीं कैलकुलेट होंगी, नहीं इंक्लूड होंगी। सिर्फ जो आपका इंटरेस्ट बनता है सिर्फ वही मतलब रिड्यूस होगा। देन इफ लोन इज टेकन टू परचेज और टू कंस्ट्रक्ट द रेजिडेंशियल, देखो ये परचेज है या फिर कंस्ट्रक्ट, then on the repayment of such loan interest will be allowed as deduction and the principal amount will be allowed as deduction under section 80C। ये आपकी डिडक्शंस होती हैं, डिडक्शंस है आपकी 80C to 80U, ठीक है। वो हम बाद में करेंगे, वो एक चैप्टर है आपका प्रॉपर डिडक्शंस का, जो आपको ग्रॉस टोटल इनकम के बाद लगती है निकलती हैं ये, ठीक है, 80C से 80U। तो आपका वो कहता है कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ है ना, किस लिए, घर खरीदने के लिए या फिर बनाने के लिए, कंस्ट्रक्शन के लिए, तो उस टाइम पे इंटरेस्ट का तो हमें पता है कि इंटरेस्ट तो अंडर सेक्शन 24B डायरेक्ट वही हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैलकुलेट करते ही रिड्यूस हो जाता है। बट जो आप प्रिंसिपल अमाउंट जो आपने पे किया है ना उसको, वो आपका 80C में अलाउड होता है, ठीक है। तो इसका मतलब जो आपका इंटरेस्ट अमाउंट है वो तो आपका NAV में से रिड्यूस हो जाता है, और जो प्रिंसिपल है वो हर साल आपका 80C में से रिड्यूस हो जाता है। इसका मतलब गवर्नमेंट आपको घर बनाने के लिए काफी अच्छी गवर्नमेंट ने स्कीम दी हुई है कि जो भी आप पे करते हो दैट इज अलाउड एज अ डिडक्शन, क्योंकि आपका खर्चा लग रहा है, जो भी आपका घर बनाने में खर्चा लग रहा है वो आप रिड्यूस कर सकते हो आप उसकी इनकम को। जैसे आपकी कोई EMI थी सपोज 50,000 की हर मंथ, जिसमें से 2,000 आपका इंटरेस्ट था, तो वो जो 2,000 आपका इंटरेस्ट है वो 2,000 आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर लो, इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल अंडर सेक्शन 24B, और बाकी 48 आप यहाँ से करो, 80C से डिडक्शन दे दो, ठीक है। बट एक बस चीज है, क्योंकि आपका इंटरेस्ट वाले में लेंडर चाहे कोई भी हो, फ्रेंड रिलेटिव भी हो, अलाउ होता है, बट 80C में ये खाली बैंक, एम्प्लॉयर या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए। फ्रेंड्स और रिलेटिव से लिया हुआ लोन नहीं अलाउड होता, सिर्फ एक ये डिफरेंस होता है, ठीक है। सो जब भी आपके फुल फ्लेज्ड क्वेश्चंस आएंगे जिसमें हाउस प्रॉपर्टी पे कोई लोन लिया होगा, तो याद रखना कि इंटरेस्ट का तो आप हाउस प्रॉपर्टी में ट्रीटमेंट करोगे, और जब आप ग्रॉस टोटल इनकम आपके निकालोगे सारे 5 हेड्स को कंबाइन करने के बाद, उसमें जब आप डिडक्शंस लगाओगे तो 80C में इसका प्रिंसिपल अमाउंट का भी डिडक्शन आप दोगे, ये भूलना मत कभी भी, ठीक है। अभी जब हम क्वेश्चंस आगे जाके करेंगे तो थोड़ा बहुत आपको याद भी हो जाएगा, लेकिन ये कभी भी मत भूलना, क्योंकि इसका हमेशा इम्पैक्ट दोनों जगह आता है। इंटरेस्ट का आता है आपकी हाउस प्रॉपर्टी इनकम में, और डिडक्शन जो प्रिंसिपल अमाउंट है इसका आता है पूरे ग्रॉस टोटल इनकम में। जब सारी कैलकुलेट हो जाती है और एंड में जब आपकी नेट आप टैक्स पेएबल निकालते हो ना, उससे पहले ये रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। सो लेट्स डू वन क्वेश्चन, देन यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। मिस्टर X is an accountant and currently working in a company and getting a salary of rupees 90,000 per month. Salary income है इसकी, ठीक है। He is also a part-time consultant and earning rupees 2 lakh per annum from it. So वो consultancy भी देता है, part-time consultant है। He had purchased a flat by taking a loan from Punjab National Bank, so it is a bank, ठीक है, and the flat is rent out at the rate of rupees 23,000 per month. This is the actual rent. Municipal taxes paid are 20,000. Expenses on repairs and maintenance are rupees 25,000. Not relevant information. During the year, he has paid back rupees 2 lakh of loan, which includes 125,000 as interest. Okay, so this will be allowed under section 24B. ए के अंदर तो स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगी, एंड 75,000 एज प्रिंसिपल। सो प्रिंसिपल कब मिलेगा, 80C में, ठीक है, 80C डिडक्शन में मिलेगा। कैलकुलेट हिज टैक्सेबल इनकम, सो दिस इज टॉकिंग अबाउट द टोटल टैक्स पेएबल, जो उसको टैक्स पे करना है, ठीक है। सो सबसे पहले हमने सैलरी लिख ली,
अब सबसे पहले हम एचपी इनकम निकालते हैं. सो इस केस में he had and flat is rent out, सिर्फ एक ही रेंट दिया हुआ है और कोई रेंट की बात ही नहीं है. सो 23,000 into 12 will be our expected rent. ठीक है, 23,000 into 12 और कुछ कैलकुलेशंस नहीं दिए, मतलब एन है, तो जो भी अमाउंट है दैट इज आर जीएवी. तो 2,76,000 is GAV. Municipal taxes paid are 20,000. सीधा सीधा अलाउड हो गए 2,56,000. इस 2,56,000 पे डायरेक्ट आपने लगाया 30%. So 2,56,000 into 0.3, it is 76,800. क्योंकि हमने एक्सपेंसेस जो एक्चुअल एक्सपेंसेस थे 25,000 वो हम कंसिडर ही नहीं कर रहे, सब फ्लैट डिडक्शन. और इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल कितना था इंटरेस्ट? 25,000, 24. तो एचपी इनकम आ गई 54,200. ठीक है, अब नेक्स्ट आपकी है सैलरी इनकम. सैलरी है 90,000 into 12 which is 10,80,000. हाउस प्रॉपर्टी इनकम जस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, इट इज 54,200. और जो वो कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रहा था दैट विल कम अंडर पीजीबीपी बिकॉज इट्स अ प्रोफेशन. कंसल्टेंसी देना इज अ प्रोफेशन. सो ये आपकी पीजीबीपी इनकम है. आपने इन तीनों को ऐड किया, आपकी ग्रॉस टोटल इनकम आ गई 13,34,200. नाउ वी नो दैट प्रिंसिपल अमाउंट ऑफ लोन इज अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 80C. आपने वो भी रिड्यूस कर दिया 75,000. ठीक है, ये रहा ना 75,000 एज प्रिंसिपल, ये आपने रिड्यूस कर दिया. ये आ गई अब आपकी टैक्सेबल इनकम. अब इस पे आप स्लैब रेट्स के अकॉर्डिंगली उसको चार्ज करो, इसको कितना टैक्स पे करना है. तो ये आपकी टैक्सेबल इनकम आ गई. मैम एक बार स्लाइड में से पहले वाला दिखाइए ना जो एचपी इनकम कैलकुलेट की है, ये वाली. इस क्वेश्चन में एक्चुअल रेंट दिया ही नहीं है. इसमें ये आप चाहे एक्चुअल रेंट लगा लो, मतलब इंफॉर्मेशन सिर्फ रेंट की ना एक ही चीज के बारे में दी है, तो जो भी चीज दिया हम उसी को लिख लेंगे. ठीक है, चाहे एक्चुअल रेंट हो. सो 23,000 into 12. इसमें ना फेयर रेंट दिया है, ना स्टैंडर्ड रेंट दिया है, ना म्युनिसिपल वैल्यू दिया है. सो एक्चुअल रेंट इज द एक्सपेक्टेड रेंट ओनली. सो 2,76,000 यही आपका जीएवी है. एमटी इज अलाउड टू बी रिड्यूस्ड. एनएवी आ गया, उसके बाद फ्लैट 30% दे दिए इस अमाउंट पे, और आपका इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल भी आ गया. एंड दिस इज योर टैक्सेबल हाउस प्रॉपर्टी इनकम. क्लियर? यस. Okay. Now next thing, if loan is taken for the construction of the house property and the construction gets completed within a year in which the loan is taken, then the interest on loan is fully allowed as deduction and it is not allowed to be amortized. ये जो amortize वाला concept है अभी हम करेंगे कि किस केस में करना होता है. अभी ये कह रहे हैं कि जिस previous year में उसने लोन लिया है उसी ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाती है. जैसे सपोज उसने अगस्त में लोन लिया और दिसंबर तक उसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई. सो इट इज हैपनिंग इन द सेम प्रीवियस ईयर. कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड इन द सेम प्रीवियस ईयर. लोन तो चलता रहेगा, जब तक चलना है चलता रहेगा. ठीक है, बट कंस्ट्रक्शन जिस साल लोन लिया है ना उसी साल खत्म हो गई है. सो उस केस में जितना भी इंटरेस्ट बनता है वो पूरा का पूरा अलाउड होगा डिडक्शन एज अ फॉर्म ऑफ डिडक्शन. आप उसको अमोर्टाइज नहीं करोगे. अमोर्टाइज कब होता है? जब फाइनेंशियल ईयर्स चेंज हो जाते हैं, कि जिस फाइनेंशियल ईयर में लोन लिया है उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं होती, किसी और फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन होती है. ठीक है, बट अभी सिंपल केस है. ठीक है, ध्यान से सुनो. जिस साल लोन लिया है, जिस प्रीवियस ईयर में लोन लिया है उसी ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो गई है, तो जो भी इंटरेस्ट बनता है लोन पे वो पूरा का पूरा अलाउड है एज डिडक्शन. क्वेश्चन करो. Mr. X has taken a loan of rupees 4 lakhs at the rate of 10% per annum for constructing a house on April 10, 2020. Construction of the house is completed on November 30, 2020. The house is self-occupied by Mr. X. He has incurred rupees 20,000 on repairs and maintenance. Calculate, again it is irrelevant. Calculate
his income from HP, assuming that MT paid a rupees 18,000. Quickly tell me the NAV for that particular person. Mr. X का NAV. Nil. Negative 18,000. Nil. Yes, it is nil because it was self-occupied, and self-occupied के cases में MT is not allowed to be reduced. So इसकी irrelevant information है ये. NAV nil आ गया. उसके बाद क्या दोगे? स्टैंडर्ड डिडक्शन एट द रेट ऑफ 30%. 30%. तो कितनी है स्टैंडर्ड डिडक्शन? Nil. Nil. So it will be nil. Next, interest on borrowed capital. 24B, section 24B. अब इसमें देखो, क्या उसी साल जिस साल आपने लोन लिया है, क्या उसी साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है? Yes, ma'am. Yes, in the previous year 2021 only, उसी साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट रेट उसी पे स्टार्ट हो जाएगा. सो आपका कितना था लोन? 4 लाख रुपीस का इंटू 10% इंटू, अब देखो इसमें बस एक चीज है कि उसने लोन कब लिया है? 10 अप्रैल को. इसका मतलब 9 डेज कम है आपके फाइनेंशियल ईयर में. ठीक है, सो आपका जो भी होगा 365 माइनस 9 डेज, उससे आप मल्टीप्लाई करोगे और डिवाइड करोगे 365 से. ठीक है, सो इट इज कमिंग आउट टू बी 39,016. ये रहा, इसकी कैलकुलेशन देख लो. 366 पे ठेंगे. हम लीप ईयर हो गया ना 2020. यस, हाँ लीप ईयर हो गया, इसी वजह से इट्स 366 माइनस 9. ठीक है, क्योंकि उसने लोन लिया था 10th को, तो 9 डेज आपके वैसे कम हो गए. पता नहीं इसमें 365 भी ले सकते, क्योंकि फरवरी तो 21 में आएगा ना, है ना? यस मैम. Yes, ma'am. तो यू कैन टेक इट 365 और यहाँ पे 350 और 6 कर देना. डजंट मैटर, थोड़ा पॉइंट्स में डिफरेंस आएगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ता. यहाँ पे शायद इनफैक्ट यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ कुछ लिखा, मैं कैलकुलेट करती हूँ. 4 lakhs इंटू 10% इंटू 356 डिवाइड बाय 365. So it is 13.6. So it will come out 14 only. So it is 14. It will also be 14. और यहाँ पे हो जाएगा 356 डिवाइड बाय 365. थोड़ा पॉइंट्स में आएगा, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है. Interest is calculated by the day of borrowing is included, the day of repayment of loan is excluded. ठीक है, तो किसी भी कभी भी किसी क्वेश्चन में रिपेमेंट की डेट होगी तो इसका मतलब आपको वो डे एक्सक्लूड करना है, और जिस दिन आप लोन ले रहे हो वो आपको इंक्लूड करना है. क्लियर है सबको? कैलकुलेशन इजी है? Yes, ma'am. चलो अब नेक्स्ट पे चलते हैं. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट. इसका मतलब सेम फाइनेंशियल ईयर में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट नहीं हुई है तो हमें अपना इंटरेस्ट अमोर्टाइज करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा डिफरेंट ईयर्स में. हम एक साथ चार्ज नहीं करेंगे. ठीक है, सो इंटरेस्ट पेएबल बाय एन असेसी इन रिस्पेक्ट ऑफ फंड्स बोरोड फॉर द एक्विजिशन और कंस्ट्रक्शन, मतलब परचेज और कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन की बात हो रही है. ठीक है, और कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी एंड पर्टेनिंग टू द पीरियड प्रायर टू द प्रीवियस ईयर इन विच सच प्रॉपर्टी हैज बीन एक्वायर्ड और कंस्ट्रक्टेड to the extent it is not allowed as deductions under any other provision of the act will be deducted in 5 equal annual installments commencing from the year in which the house is acquired or constructed. इसका मतलब क्या है कि आपने सपोज एक प्रीवियस ईयर में आपने लोन लिया और वो 3 साल बाद जाके आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है. तो जिस साल आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है
उस साल तक का, क्योंकि जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं कंप्लीट हुई है आपका इंटरेस्ट अलाउड नहीं हुआ है एज अ फॉर्म ऑफ डिडक्शन। वो तभी डिडक्शंस होगी जब आपकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगी। सो अब आपका 3 साल बाद कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, तो 3 साल तक का जो आपका इंटरेस्ट बना था, जो आप रिड्यूस कर सकते थे, अब आप उसको आगे वाले 5 सालों में इक्वल अमाउंट से रिड्यूस करोगे। मतलब अब अमोर्टाइज हो जाएगा आपका इंटरेस्ट, जो आपका पुराना जितना भी बनता था, जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन हुई है उस प्रीवियस ईयर से शुरू होके अगले 5 साल तक, ठीक है, वो इक्वल अमाउंट में रिड्यूस होता हुआ चला जाएगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन करेंगे और अच्छे से समझ में आएगा। द फर्स्ट इंस्टॉलमेंट इज डिडक्टेबल इन द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड और इन विच द प्रॉपर्टी इज, ओहो एक्वायर्ड है, ये रिक्वायर्ड लिख दिया, एक सेकेंड, इट इज एक्वायर्ड। ठीक है, जो फर्स्ट इंस्टॉलमेंट है, इट इज डिडक्टेड इन द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रॉपर्टी इज कंप्लीटेड या फिर प्रॉपर्टी इज एक्वायर्ड। तो आपका सेम फाइनेंशियल ईयर में नहीं हो रहा है, डिफरेंट फाइनेंशियल ईयर्स में हो रहा है। जब डिफरेंट में हो रहा है तो आपकी फर्स्ट जो अलाउड है आपकी डिडक्शन, वो उस प्रीवियस ईयर से शुरू होगी जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन हुई है या फिर प्रॉपर्टी एक्वायर की है। ठीक है, सो इस केस में प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मींस द पीरियड कमेंसिंग फ्रॉम द डेट ऑफ बोरोविंग, जब आपने लोन लिया है वहां से शुरू होगा और एंडिंग ऑन 31st मार्च immediately prior to the date of completion of construction or date of acquisition। मतलब स्टार्ट तो डेट ऑफ बोरोविंग से, ये तो क्लियर है। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हमेशा जब आपने लोन लिया उससे शुरू होगा, बट खत्म कब होगा? या तो जब आपकी कंस्ट्रक्शन हुई है उससे इमीडिएटली जो प्रीवियस ईयर खत्म हुआ है, यानी 31st मार्च इमीडिएटली प्रीसीडिंग टू द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ कंस्ट्रक्शन, जब कंस्ट्रक्शन हो उससे इमीडिएटली पिछले वाला 31st मार्च, या फिर डेट ऑफ रिपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर। या तो पे ही हो जाए पूरा, ठीक है, तब एंड हो जाएगा, या फिर अभी पे नहीं हुआ है बट जिस साल कंस्ट्रक्शन हुई है उससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31st मार्च, ये आपका क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, क्योंकि ये पीरियड का आपने इंटरेस्ट अभी तक क्लेम नहीं किया है अथॉरिटीज से, अब आप करने वाले हो। तो जब करने वाले हो तो उसके लिए जो पीरियड होगा उसका जो कैलकुलेशन करोगे, जो भी आएगा आपका रिजल्ट, उसको आप 5 से डिवाइड करके उसकी 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स निकालोगे और वो उसी प्रीवियस ईयर से शुरू हो जाएगी जिस प्रीवियस ईयर में कंस्ट्रक्शन आपकी खत्म हुई है या प्रॉपर्टी एक्वायर्ड हुई है। ठीक है, सो दिस, अब ये सिंपल लैंग्वेज में समझो। ठीक है, इफ लोन इज टेकन in any financial year for the construction of the property and the construction gets completed during subsequent financial year, then the total time period during which the house was under construction will be divided in 2 parts। ठीक है, एक तो पार्ट हो गया आपका प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, ठीक है, जिस पीरियड में आपकी कंस्ट्रक्शन हुई नहीं है, ठीक है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। It will start from the day on which the loan was taken। बिगनिंग तो उसी से होगी जब आपने लोन लिया है, but it will end on 31st March immediately preceding the date when the construction gets completed or the amount of loan is repaid whichever is earlier। अब दिमाग में सोचो, आपका क्या पार्ट आप कैलकुलेट कर रहे हो? यू आर कैलकुलेटिंग प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, इसका मतलब कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है। सो जिस साल भी कंस्ट्रक्शन हो गई है आप उससे पहले तक का टाइम पीरियड लोगे। तो जो पहले तक का टाइम पीरियड है, हम हमेशा फाइनेंशियल ईयर्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, विच आर स्टार्टिंग फ्रॉम 1st अप्रैल एंड एंडिंग ऑन 31st मार्च। तो वो कह रहा है जिस साल भी कंस्ट्रक्शन हो गई ना उसको छोड़ो, उससे पहले वाला प्रीसीडिंग ईयर ले लो, प्रीवियस ईयर ले लो, तो वो 31st मार्च होगा आपका। ठीक है, सो अगर 21 में खत्म हुई है तो 2020 सॉरी अगर 21-22 में खत्म हुई है तो प्रीवियस आपका जो पीरियड होगा वो 31st मार्च 21 को खत्म हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपका 21-22 मतलब अप्रैल से लेकर मार्च 22 के बीच में कोई कंस्ट्रक्शन हुई है। ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्शन छोड़ो, वो तो आपको लेना ही नहीं है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड डिटरमिन कर रहे हो। और ये स्टार्ट कब से हो रहा है? जब आपने लोन लिया है। खत्म कब हो रहा है? जिस साल कंस्ट्रक्शन हुई है उससे पहले वाला, या फिर रिपेमेंट ऑफ लोन। काफी बार क्या होता है, कंस्ट्रक्शन होती नहीं, आपका लोन ही रिपे हो जाता है।
सो उस केस में रिपेमेंट ऑफ लोन विच एवर इज अर्लियर दैट इज कॉल्ड द प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। जो भी इंटरेस्ट बनेगा इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का वो इक्वल अमाउंट से अमोर्टाइज हो जाएगा फॉर द पीरियड ऑफ 5 years। जो भी आपका अमाउंट बनेगा टोटल पूरे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का उसको आप डिवाइड बाय 5 करके आप इक्वल इंस्टॉलमेंट्स निकालोगे। एंड दिस इक्वल इंस्टॉलमेंट विल स्टार्ट फ्रॉम द ईयर इन विच द हाउस इज कंस्ट्रक्टेड। जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उसी साल से अलाउड आप उस पर्टिकुलर अमोर्टाइज अमाउंट को अलाउ करोगे और उससे अगले 4 साल भी करोगे, टोटल 5 बार ही करना है। तो जिस साल कंस्ट्रक्शन हुई है उससे अलाउ करोगे और उससे नेक्स्ट 4 साल भी करोगे। ये खाली प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड के बारे में बात हो रही है, ठीक है। जो पार्ट 2 होता है वो पार्ट 2 बोलता है कि जो आपका करंट ईयर है जिसमें कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है, ठीक है। तो उस केस में जिस साल कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उस साल अगर लोन रहता है आपका तो आपका नॉर्मल कैलकुलेट होगा, ठीक है। अगर लोन बचता है आपका तो आप करंट ईयर का भी इंटरेस्ट निकालोगे और वो भी अलाउड होगा। तो एक बारी देखो, सपोज देयर वाज वन हाउस एंड उसका कंस्ट्रक्शन पीरियड था फ्रॉम 1st July 17 एंड इट वाज कंप्लीटेड ऑन 31st December 2020। मतलब किस प्रीवियस ईयर में खत्म हो रही है इसकी कंस्ट्रक्शन? 2021 में, ठीक है। और लोन कब लिया, कंस्ट्रक्शन कब शुरू हुई थी? 1st July 2017 से कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और अभी लोन की डेट नहीं लिखी है और ये प्रीवियस ईयर 2021 में खत्म हुआ है कंस्ट्रक्शन, ठीक है। सो सपोज उसका अभी लोन आउटस्टैंडिंग है और जब कंस्ट्रक्शन पीरियड था ना 1st July से, सपोज 1st July से ही उसने लोन भी ले लिया था, इट इज नॉट मेंशन, सो आई एम अज्यूमिंग 1st July 17 से ही he has taken the loan और उसी जैसे ही उसने लोन लिया तभी से उसने कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी, ठीक है। और अभी भी लोन चल रहा है, लोन बहुत टाइम का था तो अभी इट इज स्टिल पेंडिंग। कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुई है? 31st December 2020, मतलब प्रीवियस ईयर 2021 में। सो इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31st March कौन सा है? 31st March 2020, क्योंकि इससे इमीडिएटली प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर क्या है? 1920 और वो खत्म कब हो रहा है? 31st March 2020 को, अभी रिपे नहीं हुआ है लोन। So मेरा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम द डेट ऑन विच द लोन इज टेकन, ठीक है। सो दैट इज 1st July 2017, मैं अज्यूम कर रही हूँ, अभी मैं लिख भी दूंगी अपनी स्लाइड्स में, ठीक है। और एंड कब होगा? जिस साल कंस्ट्रक्शन पीरियड हुई है उसे इमीडिएटली प्रीसीडिंग 31st March। ये मेरा कंस्ट्रक्शन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है और जो मेरा एक्चुअल में करंट ईयर है उसका जो नॉर्मल इंटरेस्ट है वो मैं कैलकुलेट करूंगी क्योंकि अभी लोन पे नहीं हुआ है। सो जो ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है इसका मुझे जो भी इंटरेस्ट बनता है 1 जुलाई 2017 से 31st March 2020 तक, वो सारा मैं अमोर्टाइज करूंगी 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स में स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर इन विच द कंस्ट्रक्शन गेट्स कंप्लीटेड। सो किस ईयर से शुरू हुआ है? 2021 में हुआ था, तो इसी साल से मैं ये अमोर्टाइज शुरू करूंगी। मतलब इस ड्यूरेशन में मैंने कोई भी इंटरेस्ट गवर्नमेंट से नहीं लिया, कोई डिडक्शन नहीं लिया है मैंने, ठीक है। मेरी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, जैसे ही मेरी कंस्ट्रक्शन होगी अब मैं गवर्नमेंट से लूंगी तो गवर्नमेंट कहती है एकदम से मत लो हमसे इतना ज्यादा, इसको 5 में डिवाइड कर दो और अगले 5 सालों तक आप ले लेना, ठीक है। इन शॉर्ट ये मतलब होता है कि हम एकदम से इतना ज्यादा आपको नहीं देंगे या फिर आपकी इनकम ही इतनी नहीं बनती, ठीक है। तो इससे बेटर है आप इसको 5 से डिवाइड करके हर साल थोड़ा 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 डिडक्शन लेते रहना। बट शुरू जब से ही होगा जब प्रॉपर्टी कंस्ट्रक्ट हुई है। कंस्ट्रक्शन से पहले अंडर कंस्ट्रक्शन का कोई भी अलाउड नहीं है। किस किस के लिए अलाउड है? आपका इंटरेस्ट, रिपेयर, कंस्ट्रक्शन, परचेज, रिकंस्ट्रक्शन, ये 4 फैक्टर्स हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन कहीं पे भी नहीं है, ठीक है। कि अंडर कंस्ट्रक्शन में नहीं मिलता लोन, जब घर कंस्ट्रक्ट हो जाता है ना तभी इंटरेस्ट पे आपको डिडक्शन मिलती है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है कि अगर 2 अलग अलग फाइनेंशियल ईयर्स यूज हो रहे हैं, सेम नहीं हो रहे हैं, तो आपको हमेशा अपना इंटरेस्ट 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 फॉर प्री कंस्ट्रक्शन, पार्ट 2 फॉर द करंट ईयर इंटरेस्ट। ये तो मिलेगा ही ना, जब लोन बचा हुआ है तो जब तक लोन खत्म नहीं होगा जब तक तो इंटरेस्ट मिलेगा ही। बट जो इस ड्यूरेशन का आपने क्लेम ही नहीं किया वो आप 5 बार ही क्लेम कर रहे हैं इक्वल अमाउंट में।
So there are some limits also. इंटरेस्ट ऑन बोरोड कैपिटल पे, ठीक है. अभी क्वेश्चन करेंगे, पहले लिमिट्स देख लेते हैं. सो एग्रीगेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एंड करंट ईयर, मैक्सिमम लिमिट अंडर सेक्शन 24B. आपको मनचाहा इंटरेस्ट नहीं दे सकते, हर जगह एक लिमिट है. तो लिमिट क्या है? दो चीजों में है, या तो GAV आपका निल ना हो. तो GAV निल कब नहीं होता है? जब आपकी प्रॉपर्टी इज लेट आउट, है ना. सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में तो निल होता है हमेशा, हमें पता है. बट जब लेट आउट होती है तो GAV कभी भी निल नहीं होता. तो जब भी आपकी प्रॉपर्टी लेट आउट है, कोई लिमिट ही नहीं है आपके इंटरेस्ट पे. देयर इज नो लिमिट. व्हाटएवर द इंटरेस्ट यू आर पेइंग, यू कैन क्लेम इट एंटायरली. देयर इज नो लिमिट, ठीक है. But in case if your property is self-occupied, it means your GAV is nil. तब आपको देखना है आपने लोन कब लिया था, ठीक है. If the loan is taken before 1st April 1999, तब for repair, purchase or construction, it will be maximum 30,000 per annum. ठीक है. मैक्सिमम कितना है? 30,000 पर एनम ओनली. इससे ज्यादा आप क्लेम नहीं कर सकते व्हेन द लोन वाज टेकन बिफोर 1st April 1999. बट इन केस द लोन वाज टेकन आफ्टर 1st April 1999, देन फॉर रिकंस्ट्रक्शन, फॉर परचेज एंड फॉर कंस्ट्रक्शन, द मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल इज 2 लाख पर एनम. तो सबसे पहले डेट देखनी है कि लोन कब लिया है. अगर वो 1st April 1999 के बाद लिया है तो किस पर्पस के लिए लिया है. अगर परचेज, कंस्ट्रक्शन या रिकंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो उस केस में 2 लाख तक की लिमिट है, उससे ज्यादा यू कैन नॉट क्लेम, ठीक है. और इससे पहले अगर लिया है तो इन सारी चारों की चारों कैटेगरी, चाहे कोई सा भी हो, चाहे रिपेयर हो, चाहे परचेज हो, चाहे कंस्ट्रक्शन हो, चाहे रिकंस्ट्रक्शन हो, चारों के केस में 30,000 है. बट अगर आफ्टर है तो रिकंस्ट्रक्शन भी इसमें इंक्लूसिव है. ये लाइंस देख लेना बेटा, ये तीनों के लिए, रिकंस्ट्रक्शन के लिए, परचेज और कंस्ट्रक्शन, तीनों के लिए द मैक्सिमम लिमिट इज 2 lakhs, ठीक है. सो द मैक्सिमम लिमिट एप्लीकेबल इज रुपीज 2 lakh per annum is applicable if construction gets completed within the period of 5 years from the end of financial year in which the loan is taken. Otherwise the maximum limit applicable is rupees 30,000 per annum. एक और कंडीशन है, ये जो 2 लाख रुपीज है जो लिमिट है, ये तभी मिलेगी जब आपकी कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर अंदर कंप्लीट हो जाती है फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर इन विच द लोन इज टेकन. अगर नहीं होती ना तो फिर गवर्नमेंट 30,000 की ही डिडक्शन देगी, 2 लाख की नहीं देगी. तो आपको अपनी कंस्ट्रक्शन 5 साल के अंदर अंदर, तभी तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड देखो ना डिवाइड बाय 5 होता है, क्योंकि जो गवर्नमेंट है ना वो 5 तक का बस अलाउ करती है कि आपका जो 5 साल मतलब जो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है वो मैक्सिमम 5 इयर्स का होना चाहिए, ठीक है. इससे ज्यादा का नहीं. ऐसे नहीं 10-10 साल आपकी प्रॉपर्टी बने जा रही है. इट शुड बी कंप्लीटेड विद इन 5 इयर्स. उसके बाद ही आपको 2 लाख का मिलेगा, अदरवाइज फिर आपको 30,000 की लिमिट मिल जाएगी, ठीक है. एंड दिस लिमिट इज एन एग्रीगेट ऑफ ऑल सेल्फ ऑक्यूपाइड हाउस प्रॉपर्टीज. इट इज नॉट सेपरेटली फॉर ईच सेल्फ ऑक्यूपाइड. इसका मतलब ये नहीं है कि आपके पास 4 घर है तो चारों बार आप 2-2 लाख की करोगे, ये सब मिलाकर है, क्योंकि एसएससी की बात हो रही है ना, एक एसएससी की. तो एक एसएससी को सिर्फ 2 लाख तक का वो क्लेम कर सकता है. तो सारी जितनी भी सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टीज है सब पे वो टोटल सिर्फ 2 लाख तक का ही ले सकता है, ठीक है. और सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में ही आता है क्योंकि लेट आउट में तो कोई लिमिट ही नहीं है, आप चाहे कितना भी क्लेम कर लो, देयर इज नो लिमिट, ठीक है. सो लेट्स डू दिस क्वेश्चन, ठीक है. उसके बाद फिर नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं. मिस्टर एक्स owns a house property which is used by him during previous year 2021. used by मतलब self occupied का केस है. Municipal value of the property is rupees 2 lakh, whereas fair rent is rupees 1,70,000 and standard rent is 1,50,000. So expected rent कितना हुआ हमारा? 150. 1,50,000. Following expenses are incurred by Mr. X. repairs नहीं लेंगे हम, municipal taxes,
नहीं लेंगे हम, सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, वैसे होती लेट आउट तो हम ले लेते। इंश्योरेंस प्रीमियम नहीं लेंगे हम। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड टू कंस्ट्रक्ट द हाउस इज ₹2 लाख। ठीक है, कैपिटल जो बोरो करी थी उस पे इंटरेस्ट ये है। देन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरोड बाय मोर्गेजिंग द प्रॉपर्टी फॉर डॉटर्स मैरिज इज ₹50,000। सो इस केस में दिस इज नॉट फॉर द पर्पज ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, सो वी विल नॉट टेक इट। इसने कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बोरो किया है अपनी प्रॉपर्टी को मॉर्गेज करके, सो ये हम नहीं लेंगे। In either case, the capital is borrowed before 1st April 1999. So 1st April 1999 में maximum deduction कितना है? 30,000 30,000 है ना, 30,000. So calculate income of Mr. X for the assessment year 21-22. So आपका NAV nil, 30% standard deduction, NA खाली 30,000 मिलेगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा, ये इसकी टैक्सेबल इनकम। एक क्वेश्चन और करना पड़ेगा क्योंकि हमारा वो कंसेप्ट नहीं आया, एक क्वेश्चन और करेंगे बस। क्लियर है ना सबको? ये तो बड़ा आसान सा था, कोई डाउट Yes, तो नहीं ma'am. है? ठीक है। Mr. X took a loan from SBI for, एक second, I think I forgot to update this question, just a minute. नहीं, it's updated only, gets completed on, I think this one remains completed on, okay, let's do this only. I think I have updated it. Let's see. Mr. X took a loan from SEBI for ₹10 lakh. ठीक है, this is the loan amount on 1st November 2016. So 1st November 16 को उसने लिया. So this is the date of taking the loan at the rate of 8% per annum for the construction of the house which is self-occupied. So self-occupied का case है. The construction of the house gets completed on 15th March 2020. ठीक है, इस साल में खत्म हुआ है. Compute the interest allowed on borrowed capital. Now the date of taking of loan for the construction and the completion of construction is falling on 2 different financial years. ठीक है, 16-17 में लोन लिया है और 19-20 में कंस्ट्रक्शन हुई है कंप्लीट। ठीक है, सो इसका मतलब हमें अपने इंटरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। एक पार्ट होगा हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड और दूसरा हमारा होगा करंट पीरियड। ठीक है, ये चीजें हमें अब डिवाइड करनी पड़ेंगी। ठीक है, सो हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जल्दी से बताओ कब से शुरू होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड जो है हमारा, जिसमें कंस्ट्रक्शन नहीं हुई है, उसका जो ड्यूरेशन होगी वो क्या ड्यूरेशन होगी? क्या होता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड? Ma'am, 1st November 2016. 1st November 2016, yes. उसके बाद 31st March 2019. वेरी गुड। ठीक है, जिस साल कंस्ट्रक्शन हुई है उससे पुराने वाला। सो पुराने वाला क्या था? 31st March 19। सो ये है हमारा प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। ठीक है, उसके बाद हमारा करंट है। सपोज इफ इट इज टॉकिंग अबाउट व्हाट 2021 प्रीवियस ईयर, तो हमारा प्रीवियस ईयर क्या है? 2021। ठीक है, इसका करंट इंटरेस्ट, करंट कितना होगा? 10 लाख पे 8%, 80,000, सीधा सीधा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया है कि लोन कब पे हुआ है, तो अभी लोन चल रहा है हमारा, आउटस्टैंडिंग है। तो करंट जो हमारा प्रीवियस ईयर है 2021, उसका करंट इंटरेस्ट है 80,000, ये तो हमें मिलेगा ही मिलेगा। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, सो 1st November 16 से 31st March 19 तक हमारा कितना इंटरेस्ट बनता है? पहले तो ये निकालो। ठीक है, तो हमारा निकलेगा 16-17 का, है ना, 17-18 का और 18-19 का, राइट? ये तीन फाइनेंशियल ईयर्स आ रहे हैं, 18-19। क्लियर है ना सबको?
इस प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड में हमारे 3 फाइनेंशियल ईयर्स आ रहे हैं, 16, 17, 17, 18 एंड 18, 19। ये तो पूरे हैं, 17, 18 और 18, 19 पूरे हैं, मतलब 80,000 लगेगा दोनों में। फर्स्ट वाले में कितना लगेगा कैलकुलेट करके बताओ, कब लिया है? 1 नवंबर को। सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने का कितना बैठेगा? वैसे ना नंबर ऑफ डेज से होता है। सो 30 नवंबर, 31 दिसंबर, देन जनवरी, देन फरवरी एंड मार्च। 151 डेज। 151 डेज का निकालना है आपको, पूरे साल का नहीं निकलेगा बिकॉज इट इज बिगनिंग फ्रॉम 1 नवंबर 16। कितना बैठेगा बेटा? डिवाइड बाय 365 इनटू 80,000। सो 33096। 33096 ये बैठ रहा है आपका इस पीरियड का। अब आप इन तीनों को कर दो ऐड। सो दिस 33096 प्लस 1,60,000 ये हो गया 1,93,000। 1,93,096 ये हो गया आपका टोटल प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट। अब इसको करो डिवाइड 5 से, डिवाइड बाय 5, अमोर्टाइज करोगे ना ये, तो ये बैठा है आपका 38619। 38619 ये आपका 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बैठी हैं जो आपको अलाउड है। और ये मिलेंगी कब से? जिस साल से कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुआ है। सो कंस्ट्रक्शन कब कंप्लीट हुआ था? 1920 में, 15 मार्च 2020 को हुआ था ना कंस्ट्रक्शन कंप्लीट। इसका मतलब 1920 में हुआ था, तो इस साल मिलेगा, 2021 में भी मिलेगा, पूरे 5 साल तक मिलेगा। 2021 में मिलेगा, देन 21-22 में मिलेगा, देन 22-23 में मिलेगा और 23-24 में। ये जो अमाउंट है 38,619 जो ये प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट का अमाउंट है, ये 5 साल मिलेगा। सो मेरा कौन सा प्रीवियस ईयर है? 2021। इसमें मतलब मुझे ये अमाउंट भी मिलेगा विच इज 38,619। सो मेरा जो करंट प्रीवियस ईयर है उसमें मुझे ये दोनों अमाउंट मिलेंगे, 30 के भी और ये भी। और ये दोनों किससे कम होने चाहिए? 2 लाख से, क्योंकि मेरी लिमिट कितनी है? 2 लाख। अगर ये 2 लाख से ज्यादा होते तो मैं 2 लाख तक ही दे पाती। ठीक है, सो हमारा आंसर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, सो ये स्टार्ट होगा 1920 से 23-24 तक। और जो हमारा करंट ईयर है यहाँ पे 1920 लिखा हुआ है, या आई विल अपडेट, इट विल बी 2021। सो 1920 से शुरू हो जाएगा, बट हमारा जो ईयर है 2021 उसमें भी इतना ही मिलेगा, 80,000 प्लस दिस। ये अब मिलेगा 1920 से लेकर आपका 23-24 से। बट अगर इसी ड्यूरेशन में अगर लोन खत्म हो जाता है ना, तो फिर आप करंट ईयर का इंटरेस्ट मत निकालना, क्योंकि लोन तो खत्म हो गया है। तो उसमें क्या है, ये वाला जो करंट ईयर इंटरेस्ट है ना वो होना बंद हो जाएगा, बट ये तो पूरा 5 साल मिलेगा जब तक अलाउड है, मतलब 23-24 तक पूरा मिलेगा ये आपको। ठीक है, और ये करंट ईयर इंटरेस्ट तब तक मिलेगा जब तक आपका लोन आउटस्टैंडिंग है, नहीं तो फिर ये भी बंद हो जाएगा आपका। और आपकी लिमिट रहेगी 2 लाख रुपीज। I know you will require certain, practice because this is not an easy thing. मैम करंट ईयर इंटरेस्ट का एक बार बता दीजिए। बेटा देखो, ये जो बात हो रही है ना इस क्वेश्चन में, अभी हमने प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड की बात करी है कि अभी कंस्ट्रक्ट नहीं हुआ, इससे पहले तक जितना भी हमारा लोन, जितना भी हमारा इंटरेस्ट बना था ना, वो हमने 5 से डिवाइड करके अमोर्टाइज कर लिया। बट जो करंट ईयर इंटरेस्ट है वो तो आप दोगे ना, बिकॉज लोन इज नॉट कंप्लीटेड, यू हैव नॉट रीपेड द लोन, लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। मतलब हर अब कंस्ट्रक्शन के बाद आप हर साल जो भी इंटरेस्ट दोगे वो आपको मिलेगा। आपका इनकम टैक्स लॉ क्या कहता है कि जब घर कंस्ट्रक्ट हो जाता है आपको इंटरेस्ट डिडक्शन है आपकी,
ठीक है, तो जब कंस्ट्रक्ट के बाद जितनी भी हर साल आप इंटरेस्ट पे करोगे वो तो आपका अलाउड है। जो आप जब तक कंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी तब तक का जो पीरियड था वो आप अमोर्टाइज करोगे। ठीक है, सो हमेशा आपका जब भी आपका कंस्ट्रक्शन और लोन का जो डेट है वो 2 फाइनेंशियल ईयर्स में पड़ रहा है, तो इसका मतलब आपका इंटरेस्ट भी 2 बार ही निकलेगा। एक तो निकलेगा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट और एक आपका निकलेगा करंट ईयर। क्योंकि देखो ना, करंट ईयर का भी तो दोगे, ये तो खाली 31 मार्च 2019 तक है, उससे आगे का लोन थोड़ी अभी खत्म हुआ है, तो उसका आगे का सारा करंट ईयर में आता जाएगा, है ना। आपने सिर्फ पीरियड को डिवाइड किया है कि ये कंस्ट्रक्शन के पहले का पीरियड है और अब ये कंस्ट्रक्शन के बाद का पीरियड है। तो कंस्ट्रक्शन के बाद तो आपको जो भी आपका इंटरेस्ट बनता रहता है वो उसी साल मिलता शुरू हो जाता है, कोई अमोर्टाइज नहीं होता है। लेकिन जो कंस्ट्रक्शन का पहले का पीरियड था वो आपको अमोर्टाइज करना पड़ता है इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में। क्लियर है? यस मैम। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है ना, ये आई विल गिव यू फॉर प्रैक्टिस। ठीक है, मैं अपलोड कर दूंगी, ये क्वेश्चन करके आना प्रैक्टिस। मैं इसको अपडेट भी करूंगी क्योंकि अभी ये पुराने प्रीवियस ईयर्स डले हुए हैं। आई विल अपडेट इट, देन आई विल शेयर, यू प्रैक्टिस इट एंड देन टुमारो वी विल डिस्कस। ठीक है।